अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब ने नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही एफआईए ने नून लीग के 3 रहनुमाओं को अरशद मलिक वीडियो केस में तलब कर लिया है। और आज ही अदालत ने नून लीग के एक रहनुमा मिफ्ता इस्माइल को जमानत पर रिहा कर दिया है। एक के बाद एक जमानत पर रिहाई हो रही है और अदालत नैब की नियत और कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है, मगर नैब ने मजीद गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। मिफ्ता इस्माइल के केस पर बात करेंगे, मगर तफसील से पहले एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की बात करते हैं। एहसन इकबाल ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बनाया। एहसन इकबाल ने नैब की कार्रवाइयों पर तनकीद की और एहसन इकबाल वो नून लीग के वाहिद सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने परवेज मुशर्रफ केस के फैसले पर खुलकर तबसरा किया, उसे तारीखी करार दिया और उसे वेलकम किया। और आज नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने आज एहसन इकबाल को नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस में तलब किया और फिर गिरफ्तार कर लिया। मगर एहसन इकबाल ने गिरफ्तारी से पहले मीडिया से खुद बात की, खुद पर लगने वाले इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नैब ने एक गैर मारूफ अखबार की खबर पर नोटिस लिया जिसमें इल्जाम लगाया गया कि 6 अरब रुपए की करप्शन हुई है। हालांकि अब तक नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पूरे मंसूबे पर खर्च ही सिर्फ 2.5 अरब रुपए हुए हैं। एहसन इकबाल ने दावा किया कि उन पर इल्जाम है कि उन्होंने भारत की सरहद के बहुत करीब कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि सरहद से कॉम्प्लेक्स का फासला 12 से 14 किलोमीटर दूर है। लाहौर का डीएचए सरहद से ज्यादा नजदीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंसूबा 2009 में उस वक्त मंजूर किया गया जब वो ऑपोजिशन के रुकन थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी के दौर में इस मंसूबे पर 2009 में इसकी मंजूरी हुई, फिर पीपल्स पार्टी ही के दौर में इस पर काम रुक गया और बाद में जब वो हुकूमत में आए तो मेरिट पर मंसूबे को आगे बढ़ाया। सारी तफसीलात आज एहसन इकबाल ने सामने रखी और फिर कहा कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इस हुकूमत को जाना होगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाए या नहीं वो बोलते रहेंगे। इस पेशी के बाद नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। अब मामला यह है कि गिरफ्तारी हो जाती है मगर आला अदालतें जमानत पर रिहा कर देती हैं, साथ ही गिरफ्तारियों पर सवाल भी उठा देती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साफ अल्फाज में कह चुकी है कि जब मुलजिम नैब के सामने पेश हो रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत क्या है। अगर फरार का खदशा है तो नाम ईसीएल पर डाल दें, मगर बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें नैब ने मुलजिम को इंक्वायरी के मरहले पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से अब से 13 माह पहले नवंबर 2018 में डीजी नैब लाहौर से वो हमने पूछा, अपने प्रोग्राम में पूछा कि मुलजिम अगर पाकिस्तान में होता है, आपके सामने पेश हो रहा होता है तो गिरफ्तार क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि मुलजिम कहीं रिकॉर्ड टेम्पर ना कर दे और मुलजिम कहीं फरार ना हो जाए। एतराज है नून लीग का कि शहबाज शरीफ साहब तो पेश हो रहे थे, बाहर भी नहीं जा रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी, वो तो सारी इंफॉर्मेशन खुद दे रहे थे। गिरफ्तार करके क्या नया निकाल लिया? यही जरूरत थी। जैसे ख्वाजा साद रफीक वाला केस चल रहा है पैरागॉन, ख्वाजा साद रफीक के केस के अंदर जो विटनेस पैरागॉन के लिए आती है या वो गायब हो जाती है, या वो टेलीफोन बंद करती है, या वो मुल्क से भाग जाती है। अब आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ बैठा क्या करूँ। तो शहबाज शरीफ अगर आप केस में भी ये जितने अरेस्ट की जो बात होती है ये केस टू केस होती है कि आपको देखना पड़ता है इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये रिकॉर्ड तबाह करेंगे, विटनेस तबाह कर देंगे। रोज़ पाकिस्तान की सरकारी बिल्डिंग में आग नहीं लगती, ये आग बिल्डिंग को नहीं लगती, कागजों को लगती है जो वहाँ पड़े होते हैं। उस हिसाब से टारगेट कागज होता है। रिकॉर्ड टेम्परिंग का खदशा उससे हो सकता है जिसके पास इख्तियार हो या फिर वो हुकूमत में हो। ये सवाल हमने उस वक्त डीजी नैब लाहौर से भी पूछा था। तो इख्तियार तो हुकूमती वजीरों के पास है जिनकी मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारी नहीं हो रही है, बल्कि अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो रही है जिनके पास ना रिकॉर्ड है ना उसे तबाह करने का इख्तियार रखते हैं। इसके अलावा जहाँ तक फरार होने की बात है और उसका ताल्लुक है तो सिर्फ एहसन इकबाल के केस की मिसाल ले लेते हैं। नैब ने तकरीबन 1 साल पहले एहसन इकबाल के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। वो 3 जुलाई 2019 को नैब के सामने पेश हुए, उन्हें सवालनामा दिया गया। इसके बाद अगस्त में ये खबरें सामने आई कि एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर उस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई। फिर इसके बाद सितंबर में वो फिर नैब के सामने पेश हुए, फरार नहीं हुए। एहसन इकबाल गिरफ्तार गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 2 दफ़ा बैरून मुल्क गए। अगर वो फरार होना चाहते तो वापस नहीं आते। कुछ दिन पहले वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए, फरार नहीं हुए, वापस आ गए। फिर इसी तरह वो 6 दिसंबर को पार्टी मुशावरत के लिए दूसरे पार्टी रहनुमाओं के साथ लंदन गए, वहाँ नवाज शरीफ से मिले, फिर फरार नहीं हुए, फिर वापस आ गए। नैब ने बुलाया तो आज दोबारा नैब के सामने पेश हो गए, फिर भी नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
तो ना तो एहसन इकबाल रिकॉर्ड तबाह कर सकते हैं, ना ही एहसन इकबाल का फरार होने का रिकॉर्ड है। वो अभी 1 माह में भी जब बार बार मुल्क से बाहर गए, वापस आ गए, तो नैब ही बता सकता है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। एक के बाद एक केस सामने आ रहा है, जिसके बाद ये तासुर मजबूत हो रहा है कि नैब इस्तेमाल हो रहा है। नैब सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करता है। कुछ दिन पहले चेयरमैन नैब ने हवा का रुख बदलने का बयान दिया और फिर कहा कि वो बयान उन्होंने मजबूरी में दे दिया। चेयरमैन नैब के इन 2 बयानात के दरमियान नैब ने बहुत सी इंक्वायरीज की मंजूरी दी, मगर सब की सब अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ थी। और दिलचस्प बात यह है कि नैब ने हर उस अपोजिशन रहनुमा के खिलाफ केसेस बनाए जिनके खिलाफ साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने कार्रवाई से इनकार किया था। 3 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई, जिसमें बताया गया था कि हुकूमत का डीजी FIA पर अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों का दबाव था। खबर के मुताबिक FIA को कहा गया कि एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ बड़ा चार्ज ये था कि वो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, और आज नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह माजी में नैब मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी आमदी से ज़ायद असासों की तहकीकात का ऐलान कर चुका है, और आज तक क्या पेशरफ्त हुई नहीं बताया गया। इसी तरह उस खबर के मुताबिक डीजी FIA पर दबाव डाला गया कि वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कार्रवाई करें। FIA ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ कुछ नहीं किया, मगर नैब जरूर मुतहरिक नजर आया। और डीजी FIA की रिटायरमेंट के फौरन बाद 12 दिसंबर को यह खबर सामने आई कि नैब ने ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया है, और 19 दिसंबर को वो नैब के सामने पेश भी हुए। इसी तरह खबर में एक और नाम नून लीग के रहनुमा और रुकने कौमी असेंबली जावेद लतीफ़ का भी था कि FIA ने हुकूमती दबाव के बावजूद उन्हें गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। और 9 दिसंबर को फिर यह खबर आई कि नैब ने जावेद लतीफ़ के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और भाइयों के नाम पर अरबों रुपए के असासे बनाने के इल्ज़ामात पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसी तरह खबर के मुताबिक साबिक डीजी FIA बशीर मेमन पर दबाव था कि वो मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करें। मरियम नवाज ने 6 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद FIA पर दबाव डाला गया कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम नवाज ही को गिरफ्तार किया जाए। FIA ने तो गिरफ्तार नहीं किया, मगर 8 अगस्त को नैब ने अचानक मरियम नवाज को कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ के सामने से गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह खबर के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ तहकीकात शुरू करने का मुतालबा किया गया FIA से, और कहा गया कि एयर ब्लू से ही कुछ ना कुछ निकालो, मगर FIA ने शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता नैब ने 18 जुलाई को शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया, और वो अब तक गिरफ्तार हैं। अमेरिका में वज़ीर आज़म ने खुद ने कहा कि शाहिद खान अब्बासी बार बार कहता था मैंने कुछ नहीं किया है तो मुझे गिरफ्तार करो, और हमने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह खबर के मुताबिक FIA भी बगैर किसी ठोस सबूत के राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया FIA ने। हालांकि कम से कम 4 दफ़ा FIA को कहा गया कि वह राना सनाउल्लाह को कोई भी इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार कर ले, मगर 1 जुलाई को ANF ने राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कर लिया। और फिर रवा माह नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदी से ज़ायद असासों की तहकीकात का आगाज़ का भी ऐलान कर दिया। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और कि आज एहसन इकबाल को भी नैब ने गिरफ्तार कर लिया, और डीजी FIA ने इनकार किया था एहसन इकबाल के खिलाफ भी कार्रवाई से। खबर के मुताबिक एहसन इकबाल ने आज गिरफ्तारी से पहले ये बात की। मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपके सामने कहता हूँ, नैब से मुतालबा है कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी का मुकदमा मीडिया के सामने चलाएं। मुझसे जो सवाल जवाब करना है वो कैमरों के सामने करें, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि हमारे खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात की हकीकत क्या है। इमरान खान को ये इजाज़त ना दें कि नैब को इस्तेमाल करे। डीजी FIA ने अगर उसको इनकार कर दिया, डीजी FIA ने उसे इमरान खान ने कहा कि एहसन इकबाल को और ख्वाजा आसिफ को पकड़ो, उसने कहा मैं कैसे पकड़ूं, कोई केस होगा तो पकड़ूंगा। कि देखो दूसरे मुल्कों में तो जो हुकूमत के मुखालिफ बात करता है वो उठाए जाते हैं, और कहा जी दूसरे मुल्क हैं, ये पाकिस्तान है, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। तो अब अगर FIA से नहीं पकड़े गए तो फिर नैब को मुर्दा ये इंक्वायरी बंद हो गई हुई थी, इसको दोबारा जिंदा कर दिया गया। इमरान न्याजी, आप हमें गिरफ्तार करें ना गिरफ्तार करें, झूठे केसों से डराएं, हमारी आवाज़ एक ही है कि अब पाकिस्तान को बचाना है और इमरान न्याजी के इस टोले को घर भेजना है। अब नैब का मौक़िफ़ है कि एहसन इकबाल की गिरफ्तारी की वजूहात वो कल अदालत में बताएगी। नैब की अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तारी की ख्वाहिश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सवालात उठाए। नैब ने 4G लाइसेंस की नीलामी में बेज़ाब्तियों से मुताल्लिक इंक्वायरी शुरू की। फिर मई 2019 में खबर सामने आई कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर यूफोन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दावा किया कि नैब उसे हिरासा कर रहा है। कंपनी ने अदालत से इस्तदा की कि नैब ने कार्रवाई का आगाज़ उसकी इंतजामिया को हिरासा करने के लिए शुरू किया। साथ ही ये भी कहा कि नैब हमसे 4G लाइसेंस हासिल करने की वो मालूमात मांग रहा है जो या तो पहले से उसके पास मौजूद है या वो PTS से हासिल कर सकती है। कंपनी ने यह भी कहा कि नैब की इंक्वायरी पर बदनीयती पर मबनी है। फिर जून 2019 में खबर सामने आई कि नैब ने इस केस में साबिक IT मिनिस्टर और नून लीग के रहनुमा अनुशा रहमान को तलबी का नोटिस जारी किया है और अनुशा रहमान पर यह इल्ज़ाम सामने आया है
कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर लाइसेंस का इजरा किया, जिससे कौमी खजाने को नुकसान हुआ, जबकि इससे पहले इसहाक डार को नैब की तरफ से तलबी के नोटिस जारी किए जा चुके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फौजी लाइसेंस नीलामी से मुताल्लिक केस की समाअत की, जिसमें सख्त रिमार्क्स अब सामने आए हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फौजी मामले पर वफाकी हुकूमत नैब के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि लगता है नैब को इसहाक डार और अनुशा रहमान को पकड़ना है, इसलिए केस को आगे बढ़ा रहे हैं। आपके केस के मुताबिक बेनिफिशियरी तो निजी कंपनी है, कौन है इसका मालिक? क्या आप अन्नयान को नोटिस जारी कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कैसा रवैया अपनाया हुआ है नैब ने। अन्नयान इस केस में अगर मुलजिम है तो क्या कॉल अप नोटिस उसे भेजा है? कल ही हमने अपने फैसले में कहा कि नैब मनपसंद गिरफ्तारियां नहीं कर सकता, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि निजी मोबाइल कंपनी ने कौमी खजाने को 50 अरब का नुकसान पहुंचाया है। निजी कंपनी के खिलाफ हमारे पास शवाहिद आएंगे तो उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दस्तावेजात आपकी बदनीयती को जाहिर कर रही हैं। तहरीरी जवाब के मुताबिक आप किसी और मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम में मुल्जिमान बाअसर होते हैं, वो सबूत ज़ाया कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या नैब ने नए चेयरमैन पीटीए को कोई कॉल अप नोटिस भेजा? आप जिसको गिरफ्तार करते हैं उनके बारे में माहौल ऐसा बनाते हैं कि वो करप्ट है। नैब को हर अमल में करप्शन ही क्यों नजर आती है? किसी की गलती भी तो हो सकती है। नैब जो कुछ कह रहा है ये दीगर बिजनेस कम्युनिटी को भी मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि नैब गोया ये कह रहा है कि ये मुल्जिम है और वफाकी हुकूमत भी इनके साथ मिली हुई है। जैसे अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत नैब की माने या वफाकी हुकूमत की। नैब और वफाकी हुकूमत के अलग अलग मौक़िफ़ हैं और इसी समाअत में अदालत ने पीटीए के 2 साबिक मेंबरान की जमानत कबरत गिरफ्तारी मंजूर भी कर ली और ये मामला फिर इस तरीके से हुआ। अपोजिशन तो पहले ही इल्ज़ाम लगा रही है कि जब से चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो सामने आई है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो हुकूमत के हाथों कठपुतली बने हुए हैं। फिर चेयरमैन नैब ने अपना बयान भी बदला। उन्होंने पहले कहा कि पहले 30 साल वालों का हिसाब होगा, फिर कहा कि अब हवा का रुख बदल रहा है, नया मुहाज खुल रहा है, मगर फिर उन्होंने बयान वापस ले लिया और कहा कि नैब पहले 30 साल से हुकूमत में रहने वालों का एहतसाब करेगा, बाद में 12 से 14 महीनों वालों का एहतसाब होगा। उन्होंने हवाओं का रुख बदलने वाला बयान के बारे में कहा कि वो मैंने मजबूरी में दिया था। अब ये सवाल अपनी जगह है कि ये जो बयान दिया ये मजबूरी में था या उससे पहले हवाओं का रुख बदलने वाला बयान मजबूरी में दिया। हमेशा ये कहा जाता रहा कि जी वो नैब का रुख तो एक तरफ है, इसलिए पिछली मरतबा मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि हवाओं का रुख बदलने लगा है और ये आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में आप महसूस करेंगे। लेकिन एक तरफ 30-35 साल का दौर, एक तरफ 12-14 महीने का दौर, तो मतलब आपको थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो करनी पड़ेगी ना, कि थोड़ी सी डिस्टिंक्शन तो आपको रखना पड़ेगी। अगर चेयरमैन नैब की ये बात दुरुस्त भी मान ली जाए, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 7 साल हो गए, मगर अगर ये वाली बात भी दुरुस्त मान ली जाए कि पहले 30 से 35 साल हुकूमत में रहने वालों का एहतसाब होगा, तो मौजूदा हुकूमत में कई ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो उस अरसे में हुकूमतों का हिस्सा रहीं और अब वो इस हुकूमत का भी हिस्सा हैं। सबसे अहम नाम मौजूदा मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख का है। नैब ने अगर पीपल्स पार्टी के दौर की तहकीकात करनी है तो डॉक्टर हफीज़ शेख इस दौर में मुशीर ख़जाना थे, उनसे अब तक कोई तहकीकात नहीं की गई। वो वुज़रा जो मुशर्रफ की काबीना का हिस्सा थे उनके खिलाफ नैब ने अब तक कुछ नहीं किया। जहांगीर तरीन को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया क्योंकि उन पर अपने असासों के हवाले से झूठ बोलने का फैसला दिया। इसके अलावा उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी इल्ज़ाम लगा। वो मुशर्रफ दौर में हुकूमत का हिस्सा थे मगर उनके खिलाफ नैब ने कुछ नहीं किया। इसी तरह एक तवील फहरिस्त है। गुलाम सरवर खान मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा थे, अब मौजूदा काबीना का भी हिस्सा हैं। उनके खिलाफ नैब ने तहकीकात का कोई आगाज़ नहीं किया। इसी तरह मौजूदा काबीना की अहम रुकन जुबैदा जलाल भी मुशर्रफ दौर में वज़ीर तालीम रहीं। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी, फहमीदा मिर्ज़ा, खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती, अब्दुल रज़ाक दाऊद, डॉक्टर फिरदौस आशिक़वान, उमर अय्यूब और शेख रशीद भी माजी में हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। इसी तरह काफ लीग के परवेज़ इलाही पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं मगर उनके खिलाफ नैब कोई एक्शन नहीं ले रहा। 2002 से 2007 तक वो पंजाब के वज़ीर आला रहे। आज़म सवाती और खुसरो बख्तियार के असासों पर तो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रही है। मीडिया में रिपोर्ट्स आई मगर कार्रवाई नहीं हुई। चेयरमैन नैब जो पिछले 35 साल के एहतसाब की बात कर रहे हैं उसमें भी मौजूदा हुकूमत के किसी वज़ीर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई रेफरेंस आगे नहीं बढ़ रहा है जो गुज़िश्ता 35 साल में हुकूमतों का हिस्सा रहे। बल्कि वो लोग जो 35 साल में अगर हुकूमतों का हिस्सा रहे और अब भी अपोजिशन में हैं उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। हुकूमती रहनुमाओं को रिलीफ ज़रूर मिला है। पीपल्स पार्टी दौर में वज़ीर कानून रहने वाले बाबर रेवान को नंदीपुर प्रोजेक्ट केस में एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया। ये अपनी नौयत का मुनफरिद केस है। उनकी बरियत का फैसला भी
उन्हें जज अरशद मलिक ने दिया, जिन पर मरियम नवाज ने ब्लैकमेल होकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने का इल्जाम लगाया। यही वजह है कि नैब के बारे में ये तासुर उभर रहा है कि नैब इस्तेमाल हो रहा है। चेयरमैन नैब चाहते हैं कि पहले 30 से 35 साल वालों का हिसाब हो, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबात में कामयाबी के अगले ही दिन जो पहला कौम से खिताब किया था, उसमें एहतसाब का आगाज़ उन्होंने कहा था कि उनसे उनके वज़रा से किया जाएगा। हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वज़ीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वज़ीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। मगर एहतसाब इस वक्त सिर्फ ऑपोजिशन का हो रहा है। अगर गुज़िश्ता हुकूमतों में रहने वाले लोग इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के वज़ीर हैं तो उनका भी नहीं हो रहा है। जो ऑपोजिशन में है और गुज़िश्ता हुकूमतों का हिस्सा थे, सिर्फ उनका हो रहा है। हुकूमत के खिलाफ भी शिकायत हैं, बल्कि चेयरमैन नैब ने खुद ये कहा था कि BRT और मालम जब्बा केस में रेफरेंस तैयार है, मगर जब अदालती स्टे ख़त्म होगा तो ही इन रेफरेंसेस की बारी आएगी। कल एक टीवी पे एक साहबा तशरीफ़ लाई थी जो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन भी हैं, उन्होंने ये दो बातें की कि नैब कर क्या रहा है, नैब तो BRT में एक्शन नहीं ले रहा, नैब कर क्या रहा है, वो मालम जब्बा में एक्शन नहीं ले रहा। उनका शायद ये इल्म नहीं है कि दोनों एक्शन तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि एक्शन तैयार नहीं है, रेफरेंसेस तैयार हैं, लेकिन जब अदालतों से स्टे विकेट होंगे तो फिर बारी आएगी ना रेफरेंसेस फाइल करने की। और आप यकीन करें कि ये बारी ज़रूर आएगी, देर आयद दुरुस्त आयद। अहम बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को BRT पेशावर मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हमसे एहतसाब शुरू होगा, मगर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को चैलेंज करने से नहीं रोका। फिर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, मगर उस स्टे ऑर्डर को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। ना नैब ने स्टे ऑर्डर को चैलेंज किया, ना वज़ीर आज़म ने नोटिस लेकर पेशावर BRT की तहकीकात का ऐलान किया। अब जो ज़मानतों के फैसले आ रहे हैं, जिसमें मरियम नवाज़ की ज़मानत हो या शहबाज शरीफ की ज़मानत हो, उन ज़मानतों के अदालतों से फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट में नैब चैलेंज कर रहा है, मगर इस स्टे ऑर्डर के हवाले से नैब ने कुछ नहीं किया, ना कोई पेश रफ्त हुई। इस हवाले से हमने 9 दिसंबर को माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी से पूछा तो उन्होंने हैरत का इजहार किया कि 1 साल गुजरने के बावजूद नैब ने अब तक अदालत से रुजू क्यों नहीं किया। अदालत पर भी, स्टे ऑर्डर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली। किस हद तक तसल्लीबख्श जवाब दे पाए हैं इस बात का चेयरमैन नैब के वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी है? लोग हाई कोर्ट में और भी बहुत से वकील नैब के खिलाफ कोई स्टे ले लेते हैं तो उनके वकला आके इतना शोर करते हैं केस चलाओ केस चलाओ केस चलाओ। ये कैसी बात है कि जी केस यहाँ पे नहीं चल रहा है, 1 साल हो गया है और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है जिसमें उन्होंने आर्टिकल 199 को बड़ा लिमिटेड स्कोप किया है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। आपको याद होगा शहनाज बेगम और मुस्तफ़ा जैदी वाला जो केस था जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती है कोर्ट्स। बात नियत की है, बात विलिंगनेस की है कि वो कितना विलिंग कर रहे हैं, कितनी हद तक वो उस केस में आगे जाना चाहते हैं। ये तो एक नूरा कुश्ती लग रही है कि उन्होंने कहा स्टे लेके आ जाओ, हम बैठे रहेंगे जब तक स्टे चलेगा, और ख़ुद उनकी कोई कोशिश नहीं है ख़त्म करवाने की। और आपने कहा कि मालम जब्बा में तो स्टे भी नहीं है, वो उनकी बदनियती जाहिर करती है, मेलाफाइडी है नैब की के खामखा कह रहे हैं कि जी वहाँ स्टे है और स्टे नहीं है। पेशावर BRT में तो स्टे का मामला है। मालम जब्बा केस जिसकी चेयरमैन नैब ने मिसाल दी, उसके हक़ाइक़ BRT केस से भी ज़्यादा दिलचस्प हैं। इस हवाले से हमने तहकीकात की कि मालम जब्बा केस में कौन सी अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स से इस हवाले से हमने उसी दिन मालूमात ली जिस दिन चेयरमैन नैब ने बयान दिया कि इन दोनों के हवाले से तो स्टे ऑर्डर है, इसलिए हम तहकीकात नहीं कर सकते। मगर किसी कोर्ट रिपोर्टर के पास इस हवाले से कोई तफसील नहीं थी। हमने इंटरनेट पर तलाश करने की कोशिश की कि इस केस की तफसीलात मिल जाएं, स्टे ऑर्डर की तफसीलात मिल जाएं, नहीं मिली। फिर जो मुल्जिमान हैं हमने उनसे पूछा, वुज़रा से पूछा कि क्या आप लोग स्टे ऑर्डर लेने गए, तो उन्होंने भी कहा कि हम तो अदालत नहीं गए। फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से पूछा तो उन्होंने भी इनकार कर दिया। और फिर जब हमने नैब के तर्जुमान से पूछा तो उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब ने नाम तो दोनों केसेस का लिया, मगर स्टे ऑर्डर सिर्फ BRT केस पर है, मालम जब्बा केस पर नहीं है।
फिर नैब ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की जिसके मुताबिक मालम जब्बा केस में 2 फरीक हाई कोर्ट गए हुए हैं और वहां केस ज़ेरे समात है, मगर नैब ने यह नहीं बताया कि स्टे ऑर्डर किस अदालत ने दिया हुआ है। ज़ेरे समात होना अलग बात है और स्टे ऑर्डर अलग बात है। इस हवाले से अहम बात यह है कि इन 2 रेफरेंसेज में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नैब की तरफ से रेफरेंस तैयार होने का मतलब यह है कि नैब समझता है कि इस केस में करप्शन हुई, इसलिए उसने पहले इंक्वायरी की, फिर इन्वेस्टिगेशन की और फिर उसके बाद रेफरेंस तैयार किया, मगर गिरफ्तारी नहीं की। जो अपोजिशन रहनुमा हैं उनकी इंक्वायरी के स्टेज पर गिरफ्तारी हो रही है। ये 2 रेफरेंस तैयार हो गए, खुद चेयरमैन नैब ने कहा, मगर गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने स्टे ऑर्डर का कह दिया, एक केस में स्टे ऑर्डर भी नहीं है। ये बात इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि अपोजिशन के बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जिन्हें नैब ने इंक्वायरी ही के मरहले पर गिरफ्तार किया, मगर यहाँ रेफरेंस तैयार है, गिरफ्तारी नहीं हुई। यह सवाल उठता है कि जिस तरह अपोजिशन रहनुमाओं को बार बार बुलाकर तहकीकात की जाती है, क्या इस तरह परवेज खटक को बार बार बुलाया गया, बार बार बुलाया भी नहीं गया और गिरफ्तारी भी नहीं की गई? अपोजिशन के रहनुमा बार बार बुलाए भी गए, वो पेश भी हुए, फिर भी गिरफ्तार कर लिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्हें नैब ने कल के लिए तलब किया, उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे और नैब के ऊपर सवालात भी आज उठाए। 10 दिसंबर को हमारा चेयरमैन नैब ने कहा था कि हवा का रुख बदल देगा और अब मालिम जब्बा का केस और बीआरटी का केस तैयार है। आप मुझे बताएं, क्या किसी एक पख्तूनख्वा का वजीर को कोई नोटिस मिला है? क्या पख्तूनख्वा से किसी हुक्मरान जमात का वजीर को कोई नोटिस मिला है? क्या इस वक्त जो पंजाब के हुकूमत में बैठे हुए हैं हमारा शेर शाह सूरी, अब पंजाब के अवाम से पूछे कि वहां करप्शन का क्या हालत है? क्या उनके खिलाफ एक नोटिस दिया गया? वफाकी वजीर, हमारा वजीर आजम समेत जिनके खिलाफ नैब के केसेस पेंडिंग हैं, उनके खिलाफ कितने नोटिस, कितने बार आपने उनको आपके सामने पेश होने का हुक्म किया है, उनसे पूछा है? आज तक एक नाअहल तरीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फुल आज़ादी से काम कर रहा है, हमारा मीशत चला रहा है, पंजाब और पख्तूनख्वा का सियासत चला रहा है, इनॉग्रेशंस करते हैं मंसूबे के, उसके खिलाफ ना कोई JIT, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। डोकला निजाम कब तक चलेगा? हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं, मैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं। अगर हिम्मत रखते हो तो गिरफ्तार करें। हुकूमती वज़रा के खिलाफ सिर्फ नैब की तरफ से कार्रवाई ना होने का मसला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि एहतसाब मुझसे और मेरे वज़ीरों से शुरू होगा। उनके वज़ीर आज़म सवाती पर इल्ज़ाम लगा तो साबिक़ चीफ जस्टिस ने कार्रवाई के अहकामात दिए, असासों की छानबीन के मुतालबात हुए, मगर IG इस्लामाबाद तब्दील कर दिए गए। गरीब खानदान जिसे मारा पीटा गया उन्हें तो इंसाफ नहीं मिला, मगर आज़म सवाती वापस वज़ीर बना दिए गए और वज़ीर बनकर वो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिनकी इमरान खान बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते रहे हैं, तहरीक इंसाफ उन्हें आइडियलाइज करती है, उनके डैम फंड में अतियात के लिए खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मिलकर बाकायदा कैंपेन की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौम से इल्तिजा की और अपील की कि डैम फंड में अतियात दिए जाएँ। आज़म सवाती अब साकिब निसार के खिलाफ खुलकर बयानात दे रहे हैं और वज़ीर लगा दिए गए। ये इमरान खान की काबीना के वज़ीर आज़म सवाती साकिब निसार पर सवाल उठा रहे हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस पर, और सिर्फ अपोजिशन हुकूमती वज़रा पर, इसके अलावा नैब की कार्रवाइयों पर सवालात नहीं उठा रही है। नए अदालती साल के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब करते हुए 11 सितंबर को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है, इस तासुर को हम ख़तरनाक समझते हैं बतौर इदारा। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। मुख्तलिफ गिरफ्तारियों के बाद जो ज़मानतें हुई हैं उनके फैसलों में भी अदालत की तरफ से बार बार नैब पर सवाल उठाए गए हैं। आज एहसन इकबाल साहब की गिरफ्तारी तो कर ली गई, मगर आज एक अहम रिहाई भी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली और इस हवाले से आज होने वाली समाअत बहुत अहम है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि मिफ्ता इस्माइल का कितना जिस्मानी रिमांड लिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मिफ्ता इस्माइल 49 दिन नैब हिरासत में रहे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या नैब की मिफ्ता इस्माइल से तफ्तीश मुकम्मल हो गई, जिस पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि LNG केस की तहकीकात जारी है, अबूरी रेफरेंस दायर कर दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम LNG केस में वादा माफ गवाह बन गए हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि LNG केस के गवाहों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि किस गवाह को धमकी दी गई है, जिस पर नैब हुकाम ने बताया कि चेयरमैन सुई सदन गैस कंपनी जुहैर सिद्दीकी गवाह हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जुहैर सिद्दीकी खुद नैब केसेस के मुल्जिम हैं, आप मुल्जिम को क्यों जेल में रखना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मिफ्ता इस्माइल के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जुर्म साबित होने तक मुल्जिम बेगुनाह तसव्वुर होता है। अदालत ने कहा कि हम मिफ्ता इस्माइल को पाबंद करते हैं कि वो रिहाई के बाद रोजाना तफ्तीशी अफसर को फोन करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मिफ्ता इस्माइल को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। आज मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार रखने की वजह नैब बता रही थी कि वो मुल्क से फरार ना हो जाएं, और एहसन इकबाल जो पेश भी होते रहे और मुल्क से बाहर जाने के बावजूद बार बार वापस आते रहे, उन्हें नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ मिफ्ता इस्माइल ही नहीं, ऐसे कई केसेस हैं जिनमें आला अदलिया ने नैब की तरफ से गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान को जमानत पर रिहाई दी। 17 जनवरी को सक्कर की एहतसाब अदालत ने खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर को मुतअद्दिद बार कहा गया कि खुर्शीद शाह गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करें, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने ऐसा करने से गुरेज किया। मुल्जिम के खिलाफ कोई रेफरेंस अदालत के सामने नहीं है, लिहाजा मुल्जिम को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। अदालत ने 50 लाख रुपए के मसलकों के एवज मुल्जिम की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया और कहा कि जब भी अदालत में रेफरेंस पेश किया जाएगा, अदालत खुर्शीद शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर देगी। फिर उसके बाद एहतसाब अदालत की जज छुट्टी पर चले गए, जिसकी वजह से खुर्शीद शाह की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। फिर नैब ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट चली गई, और जहां अदालत ने एहतसाब अदालत की जमानत पर रिहाई का फैसला मुअत्तल कर दिया, खुर्शीद शाह बाहर नहीं निकल सके, फिर से गिरफ्तार हो गए। अब हाई कोर्ट मामले को देखेगी। आम बात यह है कि एहतसाब अदालत के फैसले के बाद नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, यानी कि जैसे ही उनकी रिहाई का हुक्म हुआ तो नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट 17 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दे चुकी है। जमानत पर रिहाई का फैसला भी बड़ा अहम था। यह फैसला जस्टिस अतर मिनलदार ने लिखा था। फैसले के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का जवाब नहीं बता सके। नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि एफआईआर में जो नाम है वो तमाम डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिए गए, और अगर दीगर जुड़े लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो दरख्वास्त गुजार का केस उनसे मुख्तलिफ कैसे था। नैब तहकीकाती अफसर अदालत में मौजूद थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि दीगर डायरेक्टर्स जिनका नाम एफआईआर में शामिल है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। फैसले में लिखा है कि तहकीकाती अफसर इस हवाले से इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके कि उन्होंने दरख्वास्त गुजार के लिए तो गिरफ्तारी का अख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन इसी केस में जुड़े एक जैसे दीगर मुल्जिमान से मुख्तलिफ सलूक रखा गया। ये फरियाल तालपुर के केस में कह रहे हैं कि दीगर मुल्जिमान के साथ अलग सलूक रखा गया, फरियाल तालपुर के साथ अलग सलूक रखा गया। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की। उसमें भी नैब के किरदार पर, नैब की कारकर्दगी पर, नैब की नीयत पर मुतअद्दिद सवालात उठाए गए। छापे के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाया। फैसले में नैब की तफ्तीश पर सवालात उठाते हुए कहा कि नैब की कमज़ोर तफ्तीश का फ़ायदा बराह रास्त मुल्जिमान को पहुँचता है। चेयरमैन नैब तफ्तीशी अफसरान समेत दीगर की तरबियत के इंतजाम करें। नैब हुक्काम गिरफ्तारी और वारंट के तरीक़ाकार पर दोबारा गौर करें। ये थे आगा सिराज दुर्रानी की जमानत के फैसले के अहम निकात, और इस फैसले में नैब से मुतालिक अहम सवाल और रिमार्क दिए गए। ये कोई पहला फैसला नहीं है, ये बार बार अब एक लाइन लग गई है फैसलों की, जिसमें नैब गिरफ्तार कर लेता है, फिर गिरफ्तार करके रखता है, और अब जब कई माह बाद जमानतें हो रही हैं तो उसके बाद नैब की कारकर्दगी पर और नैब की नीयत पर अदालत सवाल उठा रही है। चाहे वो साफ पानी केस हो, चाहे वो आशियाना हाउसिंग स्कीम केस हो, चाहे वो LNG का केस हो, मुसलसल अदालत की तरफ से नैब के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एहसन इकबाल साहब बहुत बोल रहे थे और गिरफ्तार कर लिए गए, यही वजह है कि अब मरियम नवाज साहिबा खामोश हैं और वो नहीं बोल रही हैं कहीं गिरफ्तार ना कर ली जाए? मरियम औरंगजेब साहिबा बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब क्योंकि हर इशू पर मौक़िफ़ रखे हुए थे और आप लोग कह भी रहे हैं कि वो बोलने की वजह से गिरफ्तार हुए, तनकीद करते थे हुकूमत पर, जनरल मुशर्रफ का केस, मईशत, सब चीज़ों पर, इसलिए मरियम नवाज खामोश है कि गिरफ्तार ना हो जाए, उन्हें रिलीफ चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब, बिल्कुल ये तासुर गलत है। 15-16 माह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम सीनियर क़यादत जेलों में या तो पड़ी हुई है इस वक्त, और सज़ाए मौत की चक्कियों में है, काल कोठरियों में है, और 15 महीने से ये सिलसिला जारी है। अगर ये खौफ होता, ये डर होता, तो फिर उस वक़्त से खामोशी सबके ऊपर तारी होती। सब लोग बोल कर जेलों में गए हैं, और मरियम नवाज़ के बारे में भी ये तासुर, मरियम नवाज़ वो शायद पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जो सियासत में आने से पहले ही जेल का दौरा करा ही हैं, और 2 दफ़ा जेल गई हैं। एक दफ़ा अपने वालिद के सामने जेल गई हैं और गिरफ्तार हुई हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि खामोशी की वजह से, खामोशी इसलिए है क्योंकि जेल से खौफ है। बिल्कुल जेल का खौफ नहीं है। और ये आप आज की एपिसोड देख लें, एहसन इकबाल साहब को ये बताया जा रहा था कि खामोशी इख्तियार करें, ये मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की, और क्योंकि वो सच बोल रहे थे, बेनकाब कर रहे थे इनकी नालायकियों को, इनकी
मुबीना अहलियों को, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो अभी रीसेंट मसाइल हों, सब चीज़ों को आप देखें कि पिछले मईशत का मसला हो, जो प्लानिंग के अंदर CPEC के मसाइल हों, क्योंकि एहसन इकबाल साहब वो रहनुमा हैं और कैबिनेट का वो हिस्सा थे नवाज़ शरीफ साहब का, जिन्होंने ना सिर्फ विजन 2025 बल्कि आपको मालूम है कि CPEC, उसके बाद CPEC की इम्प्लीमेंटेशन, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जो उन्होंने किरदार अदा किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बाएं हाथ के ऊपर गोली खाई। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस तासुर को ख़त्म करती हैं, इसको बिल्कुल इनफेक्टिव करती हैं कि किसी खामोशी की इसलिए वजह है कि जेलों में जाने का खौफ है। नहीं, मगर मरियम नवाज साहिबा एक ट्वीट तक ना करें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के फैसले पर, और ये अजीब टाइम पाकिस्तान में आया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये सोचा नहीं था कि कभी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला आएगा और तहरीक इंसाफ उसका दिफा करेगी और नून लीग को ये ताना देगी कि आप इस फैसले के ऊपर खामोश क्यों हैं, जो कि दिया फिरदौस आशिक ईवान साहिबा ने, जो कि दिया बाबर ईवान साहब ने। तो कोई एक अंडरस्टैंडिंग है किसी किस्म की कि भाई टफ लाइन नहीं लेनी है, हमने कुछ हार्ड लाइन नहीं लेनी है, और एहसन इकबाल साहब ने क्योंकि ले ली इसलिए आज वो गिरफ्तार कर लिए गए। नहीं शाहजेब, ये भी तो बात है कि मरियम नवाज साहिबा जिस वक्त आपको याद होगा ट्वीट करती भी थी और शाम 4 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जलसे भी करती थी, उस वक्त पैमरा को इस्तेमाल करके, उस अदारे को इस्तेमाल करके आपकी TV स्क्रीन से मरियम नवाज़ का चेहरा गायब कर दिया गया और किसी की ज़रूरत नहीं थी मरियम नवाज़ को दिखाने की, और पैमरा के नोटिस में लिखा था कि वो कन्विक्टेड हैं, इसलिए उनको दिखाया नहीं जा रहा। जो हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की मीटिंग भी कॉल की, स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें हमने एडवाइज़र से पूछा फिरदौस आशिक ईवान साहिबा से कि आप क्यों मरियम नवाज साहिबा को नहीं दिखाती, तो उन्होंने कहा कि वो कन्विक्टेड है और हम उनको नहीं दिखा सकते। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अदारों को इस्तेमाल करके मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ये होती है, और उस वक्त तो कोई नहीं दिखाता था। और फिर देखिए मरियम नवाज साहिबा को जिस वक्त बोलना होता है, जिस वक्त वो बोलती हैं, और असल में तो खाइफ हुकूमत है उनसे, जिसकी वजह से उनके चेहरे को TV स्क्रीन्स के ऊपर से गायब कर दिया जाता है, ट्विटर को गायब कर दिया जाता है, और अब तो डर और खौफ का ये आलम है कि आप लोगों के चलते हुए TV प्रोग्राम्स को बंद कर दिया जाता है। ये एक वक्त मैं फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ अपने सवाल को, एक ऐसा वक्त है कि जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आज भी बाबर ईवान साहब आए, फिरदौस आशिक ईवान साहब, दूसरे भी रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम नवाज साहिबा मुजरिम है इसलिए हम उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दे सकते, हालांकि मरियम नवाज की बेल हुई है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस लेके वो कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसले का, हालांकि वो कन्विक्टेड मुजरिम है, उनका दिफा करते हैं बजाय इसके कि ये कहें कि हम उन्हें मुल्क वापस लेके आएंगे। मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने देना, मुशर्रफ को मुल्क वापस लेके नहीं आना, उसके खिलाफ फैसले का दिफा करना, अदलिया के ऊपर बाकायदा तौर पर उस हवाले से तनकीद करना, और मरियम नवाज साहिबा का उस पर खामोश रहना, शहबाज शरीफ साहब का फैसला तक ना पढ़ना, ये कोई बात समझ में आ रही? देखिए जिन लोगों का आपने नाम लिया वो तो मुशर्रफ की काबीना है इस वक्त मुल्क के अंदर। काबीना जो कैबिनेट मेंबर्स जो हैं वो मुशर्रफ ही के कैबिनेट मेंबर्स हैं और तमाम लोग वही हैं जो बोल रहे हैं। अभी मैंने शाहजेब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगी, फैसल वाडा साहब की एक ट्वीट पढ़ी जिसमें उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि ये डाकू है, इसके रिश्तेदार चोर हैं और मैं कोई फहरिस्त ला रहा हूँ और बहुत पहले इसको पकड़ लेना चाहिए था, बड़ी देर हो गई और इनकी लाश को डी चौक में लटकाना चाहिए, ये वो लोग हैं। तो ये गुफ्तगू है, और ये जब हम नैब न्याजी गठ चोर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं तो उसका असल मकसद ये होता है कि जब नैब की गिरफ्तारी होती है या नैब की गिरफ्तारी होने वाली होती है या नैब की गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके ऊपर तर्जुमान जो होते हैं वो काबीना के अफराद होते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि अदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर शाहजेब आप एक और बात देखें कि FIA के जो DG थे बशीर मेमन साहब, उनकी रिपोर्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया, इमरान साहब की तरफ से डाला गया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, और एग्जाम्पल्स दी गई दूसरे ममालिक की, और जब उन्होंने बात ना मानी तो उनको ओहदे से हटा दिया गया। पहले जबरन छुट्टी पे जब भेज दिया गया और उसके बाद उनको ओहदे से हटाया। एक नए साहब जो पहले ही मुतनाज़ा हैं उनको FIA का हेड बना दिया गया, और आज 4 नोटिस कॉल अप भेजे गए हैं FIA की तरफ से। अरशद मलिक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर अज़मा बुखारी, अताउल्लाह तारड़ साहब को भेजा गया है, परवेज़ रशीद साहब को गालिबन भेजा गया है। तो वो जो जज हैं जिनको हटा दिया गया है उनको OSD बना दिया गया है और उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, लेकिन ये गिल्टी मानकर हटाया ना उनको, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो है वो कॉल अप नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक दौर है जिससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। दूसरी तरफ उसका खाली इस प्रोजेक्ट का, अभी मैं और प्रोजेक्ट्स पे नहीं जा रही, सिर्फ इस प्रोजेक्ट का आप कंपैरिजन कर लें BRT पेशावर के साथ, वो मंसूबा, और कहते हैं कि जी उस पर स्टे दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, आप नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, हमजा शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, आप साद रफीक के खिलाफ, आप मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ, हर
हर रोज सुप्रीम कोर्ट गए होते हैं, नैब गई होती है कि जी इसकी अपील को खारिज किया जाए। तो आप BRT जो 1 खरब के खड्डे 5 साल से आज जारी हैं, वो नैब को नजर नहीं आते? बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी। मुख्तलिफ सवालात हैं जो हम भी अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं कि नैब का कंडक्ट अपोजिशन को मौका दे रहा है। जहाँ तक एहसन इकबाल साहब का ताल्लुक है, आज फैसल बावड़ा साहब ने भी और 3 दिन से पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल दिफा कर रही है। जो पैराग्राफ 66 है उसको गैर इंसानी करार दे रही है कि जज की तरफ से ये कैसे कह दिया गया है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। ये बात मुसलसल तहरीक इंसाफ की हुकूमत कह रही है और ज़ाहिर है पैराग्राफ 66 पर तनकीद बनती भी है। मगर अब खुद फैसल बावड़ा साहब ने ट्वीट किया है कि 3 दिन तक एहसन इकबाल को लटकाना चाहिए और सबूत हैं वो लेकर आएंगे। मुराद सईद साहब भी कह रहे हैं कि और ज़्यादा सबूत हैं और मुख्तलिफ केसेस हैं जो उन्होंने दिए हुए। ये नारावार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये तो हर प्रोजेक्ट भी जब खोलेंगे इनका यही अंदाज गुफ्तगू होगा। लेकिन जो मैंने नैब को रिकॉर्ड दिया हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर की कमीशन को रिकॉर्ड किया हुआ है, इस एहसन इकबाल ने पाकिस्तानी खजाने को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जावेद साजिद जैसे फ्रंटमैन रखे और मुल्क को यहाँ पे दिवालिया की तरफ लेके गए। आप जो मुल्क का पैसा लूट चुके हो, ये वापस पाकिस्तान के खजाने में जमा करने की बजाय आप यहाँ पे टीवी में आके कभी इदारों को टारगेट करते हैं, कभी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मुराद सईद ने ये बात की जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा केस है, क्योंकि पहली दफ़ा नहीं कह रहे हैं, फरवरी 2019 से ये बात कर रहे हैं और बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 10 माह इस बात को हो गए हैं। तो क्या वजह है कि केस ये वाला लिया गया जिसमें कोई करप्शन का भी इल्ज़ाम उस तरीके से सामने नहीं है? मुराद सईद पहले भी इल्ज़ाम लगा चुके। जो प्रोजेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं है वो है मुल्तान सक्कर जो मोटरवे है, उस प्रोजेक्ट की तफसीलात, और उसमें एक जो किरदार है वो है एक एहसन इकबाल, जावेद सादिक और शरीफ बरादरान। हमारे कायद ने कहा था कि ये बड़े प्रोजेक्ट इसलिए शुरू करते हैं कि इसमें बड़े पैमाने पे इनको कमीशन मिलता है। तो एक प्रोजेक्ट जिसमें 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है, सवाल ये बनता है कि ये पैसा नवाज शरीफ ने खाया, ये पैसा एहसन इकबाल ने खाया, या किसके अकाउंट्स में गया? अब ISI भी है, IB भी है, FBR भी है, SECP भी है, तमाम इदारे हैं ना, वो पता लगे। मतलब डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, पैसा तो गया पाकिस्तान के खजाने को 50 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये खाया किसने है और लेना वापिस हमने किससे है? ये आप लोगों ने इसका जवाब इंशाल्लाह कमीशन देगा और इसमें हम ये पूछेंगे। तो ये पैसा एक प्रोजेक्ट में आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं? 50 अरब से ज्यादा। तो अगर ये पैसा आ गया फिर बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उन तमाम का भी मुल्तान सक्खर मोटरवे 50 अरब रुपए का इल्ज़ाम, 10 माह इस बात को हो गए। नैब ने इस हवाले से क्या किया? आज भी ये इल्ज़ाम मुराद सईद लगा रहे हैं, पहले भी लगाते रहे, वो अपने इल्ज़ाम पर खड़े हैं, मगर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि यही इल्ज़ाम जो कि हुकूमत की तरफ से लगाया गया, वो अमरीकी सफ़ीर एलिस वेल्स ने जब CPEC प्रोजेक्ट्स पर वो तनकीद कर रही थी, करप्शन की बात कर रही थी, तो यही इल्ज़ाम उन्होंने भी दोहराया। ज़ाहिर है ये सारी बातें खुद मुराद सईद कर चुके थे। जब उन्होंने एलिस वेल्स ने इतनी सारी बातें की तो फिर असद उमर आए, उन्होंने तफसील से CPEC का दिफा किया और ये भी कहा कि CPEC के हवाले से प्रोपेगेंडा, साजिश, क्या मामलात होते रहे, ये भी बात करें। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि CPEC के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। कैंपेन कैसे चलाई गई? वो तो वही बातें कर रही थी जो कि हुकूमती वज़रा की तरफ से किए गए इल्ज़ामात लगाए गए, जो मुराद सईद ने आज भी लगाए हैं। और इन इल्ज़ामात के हवाले से ही मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा था कि आर्मी चीफ को चाइना जाना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा। लेकिन आप समझते हैं कि मुराद सईद साहब का इल्ज़ाम गलत है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वरना नैब ने इतना तिया पांचा किया है पिछली हुकूमत के कायदीन का कि हर चीज़ चेक करने की कोशिश की है। एक धेरे की, एक पैसे की कोई रिश्वत या करप्शन CPEC प्रोजेक्ट पर नहीं हुई। चीनी हुकूमत के खौफ से या उसको जो तकद्दुस हासिल है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को, उसकी वजह से नो, कोई सियासत में आपको पता है ये लिहाज नहीं करते कोई लोग, वो इतने बयान देते हैं। अगर उन्होंने धरना किया जब चाइनीज़ वजीर सदर ने आना था और धरना नहीं रोका चाइनीज़ वजीर सदर को वेलकम करने के लिए, तो ये कोई सियासत में कोई लिहाज नहीं होता। इसमें तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी CPEC को
कि सीपैक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, सीपैक को आगे लेके चलेंगे और कोई आए बाएं शाए नहीं था। हाँ, गलतियां ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस सीपैक को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला खराब हुए, फिर इनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो सीपैक को ये समझते नहीं कि सीपैक सिर्फ सीपैक प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। और आज एक दफ़ा फिर मुराद सईद ने अपना इल्ज़ाम दोहरा दिया है, तो बहरहाल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मामला तमाम के सामने आने चाहिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आगे बात करेंगे बेटे। सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, ज़ाहिर है एहतसाब का नारा लगा के ये हुकूमत वोट लेकर आई, इन्हें वोट मिला भी, हुकूमत भी बनाई। आपको लगता है वो मोमेंटम अभी तक बरकरार है इन गिरफ्तारियों के साथ, जो आज हसन इकबाल साहब की भी गिरफ्तारी हुई है, या जो एहतसाब का तासुर था वो अब ज़ाइल हो गया है? वो इंतकाम की बात जो अपोजिशन कहती है वो बयानिया डोमिनेट कर रहा है, जो कि अदालत के ज़मानती फैसलों में भी नजर आ रहा है। देखें, अब तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो अदालतों में जब सियासतदानों के मुकदमे पेश होते हैं और सवालात होते हैं, वो प्रोसिक्यूटर जवाब नहीं दे पाते और फिर ज़मानतें होती हैं। और अब हसन इकबाल को जिस तरह पकड़ा गया है उससे तो हर शख्स हैरत में मुब्तला है। हसन को हम कई अशरों से जानते हैं, हमारे सामने वो एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर उभरे, फिर बैरून मुल्क पढ़ने के लिए चले गए, फिर यहाँ आके सियासत का आगाज़ किया, मुस्लिम लीग में शामिल हुए, अब तक उसके साथ हैं और कई बार इलेक्शन लड़ा। उनके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि करप्शन की काफ भी उनके करीब आ सकती है। तो अब आप देखिए कि ऐसे किरदार का शख्स जो है, जब आप उस पर कार्रवाई करेंगे, और उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर जो कुछ हुआ, फिर मिफ्ता इस्माइल जिस तरह पकड़े गए, उससे पहले भी कई मसाले ऐसी हैं। तो फिर अब ये जो एहतसाब का मामला है, ये तो यकसर अपनी मानवियत खोता जा रहा है। और आप देखेंगे नैब जो है उस गैर सियासी अफराद के बारे में तो उसकी कार्रवाइयाँ जो हैं शायद मौसर हो रही हैं या हो सकती हैं, लेकिन बाज़ सियासी हजरात जो हैं, सियासतदान जो हैं, उनके खिलाफ जो कुछ हुआ है उससे बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो गई है। और मैं समझता हूँ एक जज्बात जो हैं वो खोल रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सब क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सीनियर साहब तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे, उनका तज्जिया आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।